हेलो स्टूडेंट, मैं मिसेस विनीता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी KG आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ से। मेरा टॉपिक है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट 3, जो कि BSc पार्ट 2 पेपर 2 में है। तो आज हम देखते हैं एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स, आनुवंशिकी से प्राप्त प्रमाण। ऑर्गेनिज्म के बीच एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग उनके बीच इंटर रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा प्लांट और एनिमल की न्यू वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं, आप लोग भी जानते हैं ये, जो कि जैव विकास के प्रमाण को सपोर्ट करती है। आधुनिक समय में आप लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी शुगर कैन, पैडी इत्यादि की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को हमारे बेनिफिट के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया है। पोल्ट्री में भी चिकन की हाई क्लास फ्लैश यील्डिंग एंड एग प्रोड्यूसिंग किस्मों को मानव द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद है भौगोलिक वितरण से प्राप्त प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राणियों के वितरण को प्राणी भौगोलिक वितरण कहते हैं। On the basis of distribution of higher animals in the world is divided into 6 region और realm. P.L. स्क्लेटर ने बर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अर्थ को 6 बायोजोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया। इसके बाद 1876 में वेलिस ने टेरेस्टेरियल और फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट के आधार पर अर्थ को 6 बायोजोग्राफिकल रीजन या 6 रिल्म में विभाजित किया। ये रिल्म हैं: फर्स्ट नियार्कटिक, नॉर्थ अमेरिका अप टू मैक्सिकन प्लेटू, सेकंड पैलियार्कटिक, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आता है इसमें। तीसरा है न्यू ट्रॉपिकल, जिसमें सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, मैक्सिकन, लोलैंड एंड वेस्ट इंडीज आते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटल, एशिया, साउथ ऑफ हिमालयन इंक्लूडिंग एशिया, श्रीलंका, मलाया पेनिसुला, सुमात्रा, बॉर्नियो, जावा, सेलिब्स एंड फिलीपींस आता है। इथियोपियन, साउथ अफ्रीका एंड सहारा डेजर्ट, मेडागास्कर एंड एडजेसेंट आइलैंड। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिना, न्यूजीलैंड, ओशियन आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना। बहुत सारे किस्मों में यह देखा गया है, बहुत सारे केस में यह देखा गया है कि ऐसे देश जो एक दूसरे के पास हैं और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लोरा और फाउना इनका अलग अलग होता है। जैसे कि मेडागास्कर जो है वह अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से केवल 260 माइल्स दूरी पर है। इनका फ्लोरा और फाउना भी अलग अलग है। इसका कारण यह है कि मेडागास्कर अफ्रीका से 65 मिलियन ईयर एगो अलग हो गया था, जिसके कारण इन दोनों स्थानों में एनिमल्स का इवोल्यूशन सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली हुआ है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ यूरोप एक दूसरे से दूर होते हुए भी फ्लोरा और फाउना में समानता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये लंबे समय से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए दोनों कॉन्टिनेंट में जैव विकास एक साथ हुआ है। अब हम देखते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। In some cases, closely related species exist in widely separated place with no representative in the intermediate territory. For example, first lungfish. हम इसे लंगफिश के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लंगफिश की 3 जीवित जेनरास 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। फर्स्ट है प्रोटोप्टेरस लंगफिश, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरा है नियोसेराटोडस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और तीसरा है लेपिडोसाइरेन, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। एलिफेंट अफ्रीका और इंडिया में तो पाए जाते हैं, लेकिन सेम क्लाइमेटिक कंडीशन वाले ब्राज़ील में ये नहीं पाए जाते। अब हम देखते हैं ओशियनिक आइलैंड। ओशियनिक आइलैंड क्या है? ओशियनिक आइलैंड ऐसे स्थान होते हैं जिनका मेनलैंड से कोई संबंध नहीं होता। गैलापागोस आइलैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। गैलापागोस आइलैंड सबसे पॉपुलर आइलैंड है
जो कि साउथ अमेरिका में है और इसकी उत्पत्ति जो है वह वॉल्केनिक है। इसे बायोलॉजिस्ट का पैराडाइज या बायोलॉजिस्ट का स्वर्ग माना जाता है। डार्विन ने 1835 में यहाँ विजिट किया और यहाँ पाई जाने वाली फिंचेस के ऊपर उनका स्टडी है। इन्होंने देखा कि मेनलैंड में पाई जाने एंसेस्ट्रल एंसेस्ट्रल फिंचेस में सीड को तोड़ने के लिए शॉर्ट स्ट्रेट बीक पाई जाती है, लेकिन गैलापागोस आइलैंड में इस मेन एंसेस्ट्रल स्टॉक से अलग 5 प्रकार की और भी फिंच पाई जाती है। इनका बीक इनकी फूड टाइप के अनुसार अडॉप्टेड हो गया है। तो ये मेन टाइप्स हैं, फर्स्ट लार्ज ग्राउंड फिंचेस, सेकंड कैक्टस फिंचेस, वार्बलर फिंचेस, इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, वेजिटेरियन ट्री फिंच है और है वुडपेकर फिंचेस। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इन सभी फिंचेस के बीक में अंतर है, जो कि उनके फूड हैबिट के अनुसार अडाप्टेशन के कारण हुआ है। और यह डार्विन की फिंच एडाप्टिव रेडिएशन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल शो करती है। अब हम देखते हैं जीवाश्म से प्राप्त प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। तो पहले हम देखते हैं कि फॉसिल क्या है। आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में अनेक ऐसे जंतु पृथ्वी पर पाए जाते थे जो अपने आप को परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुकूल नहीं बना सके और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। इन एक्सटिंक्ट जीवों के आज भी अवशेष मिट्टी या चट्टानों पर पाए जाते हैं, जिन्हें फॉसिल कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फॉसिल का अध्ययन करते हैं उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्यूवियर नामक साइंटिस्ट ने पैलेंटोलॉजी की नींव डाली। टर्म फॉसिल लैटिन वर्ड फॉसोलियम से डेराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है समथिंग डग आउट। फॉसिल को इवोल्यूशन का रिटन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। जैव विकास के प्रभाव के रूप में फॉसिल के महत्व को सबसे पहले लियोनार्डो दा विंसी ने पहचाना तथा चार्ल्स डार्विन ने भी फॉसिल के महत्व को स्वीकार किया। फॉसिल के अध्ययन से हम घोड़े के विकास को समझ सकते हैं। फॉसिल का जब अध्ययन किया गया तो हमें सबसे फर्स्ट घोड़ा जो मिला वह था हाइरेकोथीरियम। यह 58 मिलियन ईयर एगो रहता था, 12 इंच से भी छोटा था और इस 4 लिम्ब में 4 टो और हाइंड लिम्ब में इसके 3 टोस थे। इनका ब्रेन बहुत स्मॉल था एवं सिंपल था। इनसे मॉडर्न हॉर्स इक्वस का विकास हुआ 1 मिलियन ईयर एगो। यह 60 इंचेस थे हाइट में। इनकी दोनों लिम्ब में केवल 1 टोस थी और इनका ब्रेन बहुत लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स था। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इयोसीन युग में हाइरेकोथीरियम, ओलिगोसीन युग में मीजोहिप्पस, मियोसीन युग में मैरीकिप्पस, प्लायोसीन युग में प्लायोहिप्पस तथा प्लिस्टोसीन युग में मॉडर्न हॉर्स इक्वस का विकास हुआ। तो हम फॉसिल के अध्ययन से हॉर्स के विकास के अध्ययन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं।